गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। अपने घर पर आप सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक, यानी व्याकरण से हम एक विषय ले रहे हैं आपका अनुस्वार और अनुनासिक, जिसका प्रयोग कि आप करते आ रहे हैं, जो बचपन से आपने किताबें पढ़ी हैं उनमें भी। तो आज हम जान लेते हैं कि इसका प्रयोग हम किस तरीके से और कैसे करते हैं। इसके कुछ नियम हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, ये दो अलग अलग तरह की ध्वनियां हैं। यानी कि जो आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं उनमें इन ध्वनियों को भी पढ़ा है। ये दो ध्वनियां भी उनमें होती हैं, जिनका हिंदी भाषा में बहुत महत्व है। शब्दों के उच्चारण में अनुस्वार और अनुनासिक का एक अलग स्थान है। ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये दोनों ध्वनियां हैं जो अनुस्वार और अनुनासिक, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये न तो स्वर है और न ही पूरी तरह से व्यंजन है। इनका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर किया जाता है। आप जानते हैं ना कि जब आप कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर अगर आपको अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करना होता है तो जो हम लिखते हैं इस तरह से शिरोरेखा, यानी कि उसके ऊपर, शब्द के ऊपर एक रेखा बनाना क्या कहलाता है? शिरोरेखा। और उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुस्वार। हम दो टॉपिक हैं हमारे, अनुस्वार और अनुनासिक। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार का जो अगर हम टुकड़े करते हैं, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला स्वर, अनु मतलब उसका अनुसरण करना, उसके बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ यानी कि शुरू में न आकर मध्य या अंत में होता है, बीच में या अंत में होता है। यह नासिक्य ध्वनि है। नासिक्य ध्वनि मतलब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि हमारी निकलती है वो नाक से निकलती है। यह नासिक्य ध्वनि है। इसका लिपि चिन्ह मतलब इसको हम लिखते कैसे हैं? शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में यह लिखा जाता है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, यानी कि उच्चारण करते समय इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में लेखन मतलब लिखते समय इसे बिंदु के रूप में, वर्ण पर लगने वाले बिंदु के रूप के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है, उन्हीं वर्णों को हम नासिक्य ध्वनियां कहते हैं। यानी कि कुछ वर्णों का उच्चारण है जो नाक से किया जाता है, उन्हें हम नासिक्य ध्वनियां कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो है आपने व्यंजन पढ़े होंगे, क ख ग घ य, इस तरह से करके। तो क्या है, इनके अलग अलग वर्ग होते हैं। यानी कि कै वाली पूरी लाइन, क ख ग घ अंग, इसको हम बोलते हैं अंग। लेकिन आजकल जो है बोलचाल की भाषा में इसको सब लोग क्या बोलने लगे? अण। लेकिन इसका जो सही उच्चारण है वो है अंग। फिर है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो ये सब क्या है? मतलब जो कै वाली लाइन में आ गए वो कै वर्ग में हो गए, जो च वाली लाइन में आए वो च वर्ग में हो गए। इनके अपने अपने वर्ग हैं। और जो ये अंतिम, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इन सभी पंचम वर्ण में नासिक्य ध्वनि है। यानी कि सभी में, हर एक लाइन में, हर एक वर्ग में एक जो ध्वनि है पंचम वर्ण, 1 2 3 4, ये कौन सा है? पांचवा। फिर इसमें 1 2 3 4, सभी में क्या है? ये पंचम वर्ण है। और इन सभी में क्या है? पंचम वर्ण क्या है? ये नासिक्य ध्वनि है। यानी कि इनका उच्चारण करते समय जो है ध्वनि नाक से निकलती है। इसे हम क्या कहते हैं? नासिक्य ध्वनि कहते हैं। इन सभी वर्गों का अंतिम व्यंजन नासिक्य ध्वनि है। इन सभी व्यंजनों का अंतिम व्यंजन क्या है? नासिक्य ध्वनि है। ये ध्वनियां शब्द के मध्य या अंत में आकर अनुस्वार का कार्य करती हैं। यानी कि जब हम इनका प्रयोग करते हैं, इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं शब्दों के
ध्वनियां शब्दों के मध्य या अंत में आकर किसका प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का कार्य करती हैं। यानी कि ये सब किस में परिवर्तित हो जाती हैं? अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अब हम देखते हैं शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति, यानी कि शब्द के मध्य में अनुस्वार कहाँ स्थित होता है। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण य, अंग, ञ, ण, न, म के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। यानी कि अगर पंचम वर्ण के बाद, यानी कि ये पंचम वर्ण है, इनके बाद अगर उसी वर्ग का, जैसे अगर कै वर्ग का बीच में ये अंग आ रहा है और उसके बाद कै वर्ग का ही कोई व्यंजन आ रहा है, तो क्या होगा? लेखन में यानी लिखते समय पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। यानी पंचम वर्ण नहीं लिखेंगे, हम केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। किंतु उच्चारण में वह पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। यानी कि उच्चारण करते समय वो नासिक के ध्वनि से ही उच्चारित होगा। जैसे गंगा, एग्जाम्पल देखिए, गंगा। अब इसमें लिखा है कि यदि स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद, अगर इस तरह से लिखा हुआ है पंचम वर्ण के बाद, ये क्या है? यहाँ पर पंचम वर्ण अंग आ गया और इसके बाद कोई व्यंजन आए तो व्यंजन आ गया, इसके बाद गैर, तो ये क्या है? उसी वर्ग का है, तो यहां पर क्या होगा? अनुस्वार का प्रयोग, हम इसको जो है अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। इसी तरह से है चंचल, यहां पर च वर्ग का पंचम वर्ण है और इसके बाद च वर्ग का ही वर्ण आ रहा है च, तो हम इसको अनुस्वार में परिवर्तित करके लिखेंगे। गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन ग है और ग क वर्ग का व्यंजन है, इसीलिए इसमें क वर्ग के पंचमाक्षर अंग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन च है ना यहाँ पर, और यह च वर्ग का है, इसलिए इसमें च वर्ग के पंचमाक्षर ञ का प्रयोग हुआ है। जैसे घंटा, ट वर्ग के अंतिम वर्ण न, ये है ना बीच में, और इसका प्रयोग हुआ है। दंत में न, त वर्ग के अंतिम वर्ण न का प्रयोग हुआ है। पंप में म, यानी प वर्ग के अंतिम वर्ण म का प्रयोग हुआ है। इन सभी पंचमाक्षर का प्रयोग नासिक्य ध्वनि अनुस्वार के रूप में हुआ है। अब है दूसरा बिंदु, ऊष्म व्यंजन, जो श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श, स, ह होते हैं, उससे पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अगर कहीं पर ये ऊष्म व्यंजन आ जाए तो उनसे पहले क्या होगा? अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जिस वर्ण पर अनुस्वार यानी कि बिंदु लगा होता है, उसका अगला वर्ण यदि श, श, स, ह में से कोई भी होगा तो अनुस्वार ही बना रहेगा। यानी अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार के रूप में ही रहेगा, वह किसी भी आधे व्यंजन के रूप में परिवर्तित नहीं होता। जैसे वंश, ये श आ गया यहाँ पर और इससे पहले क्या है? अनुस्वार, तो अनुस्वार क्या है? इस स्थिति में अनुस्वार के रूप में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पर स है, यहाँ पर भी ह है, तो क्या है? अनुस्वार के रूप में ही रहेगा। जैसे वंश, हंस, संहार आदि शब्द जिनमें अनुस्वार से अगले वर्ण क्रमशः श, श, स और है, इसलिए यहाँ शब्द में अनुस्वार की स्थिति में ही बना रहता है। अब है इसका तीसरा बिंदु, सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, स, ह, जो आपको आपने बिंदु में पहले वाले बिंदु में पढ़े हैं आपने।
अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा। जैसे सम प्लस सार, ये तो क्या है, ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर स क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो क्या होगा, आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर ये जो म है ये अनुस्वार में परिवर्तित होकर स पर लग जाएगा। और सम प्लस वाद, व क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और अगर इससे पहले मैं आए तो क्या होगा, वो स पर अनुस्वार के रूप में लग जाएगा। फिर है शब्द के अंत में अनुस्वार की स्थिति। अगर शब्द के अंत में अनुस्वार है तो वो किस स्थिति में है। कई बार शब्द के अंत में मैं आने पर उसे भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे स्वयं, अहम, इस तरह से। आप संस्कृत में भी कई बार लिखते हैं म न लगा करके आप अहम लिख देते हैं इस तरह से। तो क्या होता है, ये अंत में आने पर अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो आज हमारा अनुस्वार और अनुनासिक में से अनुस्वार एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने जो है अनुस्वार के बारे में जाना कि कैसे हम उसका प्रयोग किन किन स्थितियों में कहां कहां पर कैसे कैसे किया जाता है। थैंक यू।